अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉर्निया है। ठीक है। तो कॉर्निया जो होता है यानी हमारी जो आई का ऊपर वाला जो थोड़ा सा उभरा हुआ जो है ना स्ट्रक्चर, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। यानी पूरी आई स्फेरिकल है और जो आगे थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो उभरा हुआ हमारा है ना सरफेस जो आएगी उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, इंटीरियर 1/6 बनाता है ये आई का। ठीक हो गया। उनकी डिमेंशन आपने करनी ज़रूरत नहीं है। शेप देख लें इसकी, जो 4 मिलीमीटर है ना जो सेंट्रल है वो स्फेरिकल होता है और बाकी जो साइड पे होता है वो आपका फ्लैट होता है। ठीक है। थिकनेस इसकी सेंटर में इसकी थिनेस्ट होता है, ये सेंटर में ये थिनेस्ट होता है और पेरिफेरी में जाके ये थिकेस्ट होता है। ये एमसीक्यू के लिए हमने याद रखना। सेंटर में थिनेस्ट है और 0.5 mm होता है। ये 0.5 से लेकर 0.45 mm हो सकता है। पेरिफेरी में जाके थिकेस्ट हो जाता है और ये 0.65 से लेके 1 mm तक वहाँ पे हो सकता है। ठीक है। थिकनेस आपको याद करनी ज़रूरी क्यों है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये है कि डायग्नोसिस ऑफ क्रेटोकोनस, ओपन एंगल ग्लाकोमा और रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी के लिए आपको इसकी थिकनेस का पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप इसकी सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद कर लें जो कि 1.376 है। ठीक है। उसके बाद ये एक रिफ्रैक्टिव मीडिया के तौर पर एक्ट करता है। यानी एक हमारा पीछे लेंस है, रिफ्रैक्टिव मीडिया आगे, ये हमारा जो कॉर्निया होता है ये भी रिफ्रैक्टिव मटीरियल के तौर पर एक्ट करता है। और जो इसकी रिफ्रैक्टिव पावर है ना, वो जो आगे वाली इंटीरियर सरफेस है उसकी 48 डायोप्टर्स है, +48 डायोप्टर्स। जो पोस्टीरियर कंकेव साइड इसकी बनती है वो -5 डायोप्टर्स है। तो जो इसकी एवरेज पावर है ना कॉर्निया की, वो हमारे पास 43 डायोप्टर्स है, +43 डायोप्टर्स। ठीक है। और उसकी डेवलपमेंट जी सरफेस एक्टोडर्म से होती है, न्यूरल क्रॉस सेल से डेवलप होता है। ठीक है। बाकी इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ ये याद रख लें कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन की क्या अरेंजमेंट है। ये अगर आप डायग्राम देख लेंगे यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी कि सबसे पहले बाहरी वाली साइड में पास एपिथीलियम है। एपिथीलियम के बाद हमारे पास बोमेंस मेम्ब्रेन आती है। बोमेंस मेम्ब्रेन, बोमेंस लेयर जो जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रोमा है, यानी जो कोलेजन से बना हुआ है, जिसको लेमिना प्रोपिया भी कहते हैं। तो लेमिना प्रोपिया स्ट्रोमा आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास डेस्मेट मेम्ब्रेन आती है। डेस्मेट मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास एंडोथीलियम है। ठीक है। तो ये 5 लेयर हैं, इनको आपने याद रखना है। ये आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, ये आपको वहाँ पे भी ये फिर समझ आती जाएगी कि ठीक है, ये इनके बारे में आपको पता होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें से बस ये याद रख लीजिएगा, जो हमारी सबसे बाहर वाली लेयर है ना एपिथीलियम, ये रीजनरेट होती रहती है। देखिए इसके अंदर लिम्बल स्टेम सेल होते हैं जो कि इसको रिप्लेस करते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद बोमेंस मेम्ब्रेन जो है लेमिना प्रोपिया है और डेस्मेट मेम्ब्रेन है, जो है इनके पास रीजनरेटिव पावर नहीं होती। ठीक है। ये आपने देख लेनी है। और इसी तरह नहीं हमारे पास जो एंडोथीलियम है इसके पास भी रीजनरेटिव पावर नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई, ये जो कॉर्निया होता है हमारा, ये ए वस्कुलर होता है। इसके ब्लड सप्लाई नहीं होती है अपने, जो हमारा आगे एंटीरियर फिल्म होती है, पीछे वाली साइड में जो एक्वस ह्यूमर होता है वहाँ से इसकी न्यूट्रिशन आ रही होती है सारी। ठीक है। नर्व सप्लाई में ये याद रखना, कॉर्निया बॉडी का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंसली इनर्वेटिव टिश्यू है। ठीक है। इनर्वेशन इसकी ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से आ रही थी। अब न्यूट्रिशन ऑफ कॉर्निया कहाँ से आती है, ये एमसीक्यू आ जाता है जी। ये वो मैंने आपको पहले बता दिया, यानी एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियरली और टीरा फिल्म इंटीरियरली इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब ये ऐसी क्यों होता है कि कॉर्निएट ट्रांसपेरेंट कैसे है या उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होती है। ठीक है। ये 4 पॉइंट आपने याद रख लेने। एक तो इसके अंदर एक्टिव एंडोथीलियल पंप लगा होता है, वो एक्टिव एंडोथीलियल पंप मैकेनिज्म है वो मेंटेन करके रखता है। और 3 बाकी है कि जो इसकी एपिथीलियल और एंडोथीलियल सेल है रेगुलर अरेंजमेंट होती है उनकी। उसके बाद जो स्ट्रोमल कोलेजन है, कोलेजन फाइबर है, उनकी प्रॉपर स्पेसिंग और ओरिएंटेशन है। ठीक है। वो पहले रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एंडोथीलियल एपिथेलियल सेल है, उसके बाद रेगुलर ओरिएंटेशन एंड स्पेसिंग ऑफ स्ट्रोमल कोलेजन फाइबर है, और तीसरे नंबर पे एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक्स है। तो ये 4 पॉइंट है जिसकी वजह से कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है या कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद इसके फंक्शन का भी एक बार सवाल आया हुआ है। फंक्शन मैंने इसको पहले ही बता दिया कि एज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी और ये मोर पावर एक्ट एज अ पावरफुल रिफ्रैक्टिव लेंस। ठीक है ना। पावरफुल रिफ्रैक्टिव लेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है जो फोकस करता है पीछे रेटिना के ऊपर। ठीक है। और इसकी एवरेज रिफ्रैक्टिव पावर भी आपको पता है कि तकरीबन +43 डायोप्टर है। उसके अलावा एक फंक्शन इसका और यहाँ पे लिख ले और नहीं लिखा हुआ, कि वो ये कि इंट्रा ओकुलर जो कंटेंट्स हैं हमारे उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है।
प्रोटेक्ट इंट्राओकुलर कंटेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाए नीचे केराटाइटिस। कैरा का जो वर्ड होता है वो कॉर्निया के लिए इस्तेमाल होता है। तो केराटाइटिस कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया का केराटाइटिस। अब कॉर्नियल अल्सर क्या होगा, यानी अगर कॉर्निया की जो एपिथीलियम है वो डिसकंटिन्यूस हो जाए या उसकी एक्सकवेशन हो जाए, ठीक है ना, जो स्लफिंग ऑफ हो जाए उसकी, तो उसको हम कहेंगे कॉर्नियल अल्सर हो गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद हाइपोपाइन अल्सर क्या होगा, यानी आपका कॉर्नियल अल्सर बना है, यानी एपिथीलियम जो आपकी डिसकंटिन्यूस हो गई है या वो एक्सकवेशन हो गया और साथ में वहाँ पे एक्सुडेट फॉर्मेशन यानी पास फॉर्मेशन भी साथ में हो गई है वहाँ पे इन द इंटीरियर चैम्बर, और वो इंटीरियर चैम्बर में चली गई है, तो उसको हम कहेंगे हाइपोपाइन अल्सर। और ये एसोसिएट जो हो सकता है आइलिडोसिस्लाइटिस के साथ। अब हम आ जाते हैं कि केराटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके कॉजेज को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं माइक्रोबियल हो सकते हैं, हमारे नॉन माइक्रोबियल हो सकते हैं। माइक्रोबियल में यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें पता कौन कौन से हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। वायरस हो सकता है, वायरस में दो आते हैं, herpes सिम्प्लेक्स आता है, herpes zoster आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। फंजाई हो सकता है, फंजाई में दो आते हैं, एक हमारे पास एस्परजिलस या फिलामेंटिस स्पीसीज आता है, दूसरा यीस्ट कैंडिडा स्पीसीज आती है, ठीक है। चौथे नंबर पे प्रोटोजोआ होता है, उसके अंदर बस एक ही आप स्पीसीज याद रखनी है अपने, एंथामीबा होता है, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे हम पहले भी करते हैं कि हम एटिपिकल बैक्टीरिया यानी क्लेमिडिया को सेपरेट करते हैं, हमें तो क्लेमिडिया ट्रोकोमेटस 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने वायरस का याद रखना है, वायरस के आगे हम देखेंगे, मेन वायरस में से क्वेश्चन आता है। अब आ जाते हैं नॉन माइक्रोबियल कॉजेज, ठीक है। नॉन माइक्रोबियल कॉजेज आप यहाँ पे 9 है, ठीक है। ये मैं पढ़ भी देता हूँ, हाइपर सेंसिटिविटी है, ऑटोम्यून डिजीज़ है, न्यूरोपैरालिटिक है, न्यूरोट्रॉफिक अल्सर है, उसके बाद एक्सपोजर केरेटोपैथी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, टीयर फिल्म एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, केमिकल बर्न्स हो सकते हैं और आईलिड एब्नॉर्मेलिटीज़ हो सकती है। ये 9 है। इसको याद रखने के लिए जो मैंने एक निमोनिक अपनी बुक में लिखा हुआ था, तो ये आप देखें अगर आपको हेल्प कर दे तो, हीना सिटी के नाम से, यानी हीना हीना के स्पेलिंग आपने दो लिखे ना, HENN होता है ना, HEN होता है, इसमें अपने ई को डबल करना और एन को 3 बार लिख लेना, HEENNA हीना सिटी। हीना में एच से हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ गया, ई जो डबल है हमारा, पहली ई से आइलिड एब्नॉर्मेलिटीज आ गई, दूसरे ई से हमारी एक्सपोजर केराटोपैथी आ गई। अब 3 एन है हमारे पास, पहले एन से हमारा आ गया जी न्यूरोपैरालिटिक आ गया, दूसरे एन से हमारा जी न्यूरोट्रोफिक अल्सर आ गया, तीसरे एन से हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गया। अब एंड पे ए है, ए से हमारी ऑटोइम्यून आ गई, ठीक हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज आ गई। जो एंड पे सी टी बचा था, सी से आपका जी केमिकल बर्न्स आ गया और टी से आपका जी टीयर फिल्म एब्नॉर्मेलिटी आ गई। तो हीना सी टी, HEENNACT, ये निमोनिक अगर आपने बनाना तो बना लीजिए, वरना आप अपना भी कोई बना सकते हैं। इससे आपके जो 9 के 9 कॉजेज हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम आगे नीचे इनकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 4 भी हो सकता है, ये ठीक है। उसके बाद जी क्लिनिकल फीचर्स में आपने एक निमोनिक याद रखना है, पीपी ब्लर, PPBLR, पीपी ब्लर के नाम से। मोस्टली जितने भी हम डिजीज पढ़ेंगे ये वाले फीचर्स आने ही आने, पी से पेन, पी से फोटोफोबिया, बी से ब्लड विजन, एल से लैक्रीमेशन और आर से डेडनेस, ठीक है। तो पीपी ब्लर के नाम से आपने इसका निमोनिक याद रख लेना है सिम्टम्स का। साइंस हर डिजीज़ के अलग अलग वेरी करते जाएंगे, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली डिजीज़ हमारे पास आती है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, 2 से 3 बार SCQ आया हुआ है पास क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद करना अच्छे से। अब इसमें क्या है, कॉर्नियल अल्सर ही होंगे, किसकी वजह से होंगे, बैक्टीरिया की वजह से होंगे। बैक्टीरिया अब हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, मशहूर है ज़माना स्टेफ ओरियस, स्टेप्टोकोकस ने बनाई, ठीक है। बाकी नीचे कौन से आ जाएंगे, गोनोकोकस हो सकता है, वरैक्सिला हो सकता है, सुडोमोनास हो सकता है और क्लेप्सिला हो सकता है और प्रोटियस हो सकता है, ये 7 है, ठीक है। मेन कौन से, स्टेफ ओरियस, स्टेप निमोनाई, ठीक है। अब आ जाती है पैथोजेनेसिस। अब इसकी पैथोजेनेसिस को 4 स्टेजेस के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। 4 स्टेज, सबसे पहले इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज है, यानी जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होती है हमें पता है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होगी हमारे पास, तो उसको हम इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज कह देंगे। इसमें येलोइश और वाइटिश कॉर्नियल ओपेसिटी आएगी, ठीक है। दूसरी स्टेज हमारे पास एक्टिव स्टेज है। एक्टिव स्टेज में अब क्या होगा जी, इसमें जी नेक्रोसिस और स्लफिंग ऑफ एपिथीलियम इन्वॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड अल्सर बनना है ना, तो यहाँ पे अब हमारे एपिथीलियम की स्लफिंग ऑफ या जो नेक्रोसिस है वो स्टार्ट हो गई है।
तो यानी यहाँ पे अब हमारी नेक्रोसिस और स्लफिंग ऑफ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी हमारा अल्सर बनना स्टार्ट हो गया। तो ये हमें कैसे नज़र आ गई, हमें ग्रेइश वाइट स्वॉलन कॉर्निया नज़र आएगा, ठीक है। ग्रेइश वाइट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो नीचे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, अल्सर की बेस बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी हाइपरीमिया होगा, यूवीआइटिस हो जाएगा, ब्लेफरोस्पैज्म, पेन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, वो सारी इसमें भी आएंगी, ठीक। अब पहली इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज आ गई, दूसरी एक्टिव स्टेज आ गई, तीसरी स्टेज है जिसको रिग्रेसिव स्टेज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे हमारा या फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, या फिर हमारा नेचुरल होस्ट मैकेनिज्म जो है वो आया और उसने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो इसमें जो हमारी डीमार्केशन लाइन बन जाएगी, यानी जो अल्सर है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अल्सरेटेड एरिया बन जाएगा, और जो साइडों पे जितने वो फैले हुए थे ना न्यूट्रोफिल्स या वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी दरमियान में बस वो अल्सर वाला एरिया रह जाएगा, द रिमेनिंग सराउंडिंग एरिया बिकम क्लियर, ठीक है। तीसरा जो हमारी अब स्टेज है वो रिग्रेसिव स्टेज हो गई। अब चौथी स्टेज आती सिकट्राइजेशन स्टेज। सिकट्राइजेशन स्टेज क्या है जी, सिकट्राइजेशन आपको पता है जी, जब स्कार बनना स्टार्ट हो जाएगा और या स्कार रिफ्लेक्ट करता है वो होता है सिकट्राइजेशन। तो इस स्टेज के अंदर अब हमारे जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, एपिथेलियम की हीलिंग हो रही है। तो जब भी हम देखते हैं कि हीलिंग हो रही होती है तो साथ में वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होती है मोस्टली, ठीक है। तो अगर अल्सर हमारा ज़्यादा हो गया था तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन यहाँ पे अब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी सिकट्राइजेशन स्टेज है। 4 स्टेज आई, इन्फिल्ट्रेटिव आ गई, एक्टिव आ गई, रिग्रेसिव आ गई और सिकट्राइजेशन स्टेज आ गई, ठीक है ना। ये इसकी पैथोजेनेसिस की 4 स्टेजेस आ गई हैं हमारी। उसके बाद आ जाते हैं अब हम सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स आपको याद है, पीपी ब्लर, पेन, फोटोफोबिया, ब्लड विजन, लैक्रिमेशन और रेडनेस। ये देख लें, अब यही सारे हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे आपने हेलोज एक्स्ट्रा करना है, पीपी ब्लर प्लस हेलोज। हेलोज क्या होते हैं जी, आपने देखा है कि चांद या सूरज के गिर्द अक्सर एक वाइट कलर का सर्कल बना होता है, ठीक है ना, भवर। उसी तरह जी हमारी जो कॉर्निया की जो पेरिफेरी है ना उसके अंदर एक वाइट से कलर का आपको जी ओपेक सी सर्कल मिलेगा, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कि हेलोस, ठीक है ना। तो इसमें साइंस भी वही है जी, वीएन रिड्यूस हो जाएगा, लिट में एडिमा हो गया, कंजक्टाइवा हो जाएगा, सील कंजेशन हो जाएगी, पूर्ण डिस्चार्ज आ जाएगा। मेन जो यहाँ पे क्या है आपको अल्सरेटेड एरियाज मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आप उसको फ्लोरेसेंस के साथ स्टेन करेंगे तो वो स्टेन भी हो जाएगा। ये देखें आपको अल्सर यहाँ पे स्टेन हुए नजर भी है डायग्राम्स के अंदर। उसके बाद ही अगला कौन सा हो सकता है, इसके साथ आपको पस भी मिल सकती है, ठीक है ना, एग्जीड्यूट फॉर्मेशन जिसको हम हाइपोपाइन कह सकते हैं। नहीं, हमारे बैक्टीरिया अक्सर एसोसिएटेड होते हैं हाइपोपाइन के साथ। उसके अलावा जी आयरस और सीलरी बॉडीज जो है ना वो उसमें एरिथ्रोसिस्लाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरग्लोकेशन इंक्रीज होकर सेकेंडरी ग्लाकोमा भी हो सकता है। ये साइंस सिम्टम्स हो गए हमारे। अब डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है, डायग्नोस्टिक पॉइंट में जी आपके पास पेन होगा, कॉर्नियल स्टेन अल्सर्स मिलेंगे आपको, यानी कॉर्निया स्टेन हो जाएगा, पोस्टी स्टेन होगा, पेन हो जाएगा, हेजी कॉर्निया होगा, सीलरी कंजेशन हो जाएगी, हाइपोपाइन का प्रेजेंट हो सकता है। अब इसकी मैनेजमेंट का सवाल आ जाता है, मैनेज कैसे करना है आपने, ठीक है ना। मैनेज करना है वैसे तो इसको ओपीडी में ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर आप एक आँख का है या सीवियर है फिर आपने पेशेंट को एडमिट कर लेना है, एडमिट इफ नेसेसरी। एडमिट कर लिया आपने, अब उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या वो देखें, ठीक है ना, वो उनको हम फिर हम रिमूव करेंगे। उनमें जी कॉन्टैक्ट लेंस बंदा इस्तेमाल कर रहा होगा, या उसको कोई ओकुलर ट्रॉमा हुआ होगा, या उसे कोई ओकुलर डिजीज़ होगी, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट है, ठीक है। ये 4 इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, रूटीन इन्वेस्टिगेशन कर लें, ब्लड कंप्लीट प्रोफाइल करवानी, ESR करवानी, ब्लड शुगर करवानी, यूरिन करवानी, ठीक है। माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाना है आपने, ग्राम स्टेनिंग करवा लें, जिम्सा स्टेन करवा लें, सेंसिटिविटी और कल्चर करवा लें। और अगर हाईफी का और पंजाई का आपको शक है तो साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की भी करवा लें, ठीक है। तो ये इसकी माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन आ गई। अब ट्रीटमेंट क्या है, अब ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि अल्सर कितना हुआ उसके हिसाब से करेंगे हम, ठीक है। इस ट्रीटमेंट के 4 ऑप्शन होते हैं, पहले हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम पेन को रिलीव करेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ अगर परफोरेशन हुई है उसका करेंगे, और अगर डिस्मेटोसील हुई है तो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये मैं अब आगे बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले देखो हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना जो उसका मेन कॉज है, ठीक है। जिसमें क्या करेंगे, हम टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे देंगे, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दे देंगे। हम अगर हमें ज़्यादा सीवियर लगा हम सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन लगा देंगे एंटीबायोटिक का, उससे भी ज़्यादा अगर हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमने पेन को कम करना है। अब जब भी आपने याद रखना है कि कॉर्निया की कोई इन्फ्लेमेशन या कॉर्निया इन्वॉल्व हुआ ना तो वहाँ पे स्पैज्म हो जाता है। उस स्पैज्म को ख़त्म करने, वो पेन भी उसी वजह से हो रही है, तो उसको स्पैज्म को ख़त्म करने के लिए हम साइकोप्लेजिक दे देंगे। हम साइकोप्लेजिक के यहाँ पे 3 उन्होंने फ़ायदे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये ऐसे क्यों आ सकता है,
ये साइटोप्लाज्मिक ड्रग देने के क्या यहाँ पे अकॉर्डिंग अल्सर के अंदर फायदा। एक तो ये वो सीलरी स्पेस को कम करेगा, जिससे पेन कम हो जाएगी हमारी। दूसरा वो प्यूपल को डायलेट कर देगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे वो जी जो एक्जीड्यूट फॉर्मेशन है ना उसको भी कम कर देगा बाय सीलरी परमेबिलिटी को कम करके। ये तीन फायदे होते हैं हमें साइटोप्लाज्मिक ड्रग देने के, जिसमें हम एट्रोपिन दे सकते हैं। उसके अलावा हम एनर्जेसिक दे देंगे। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि जब अल्सर बनता है कॉर्निया इन्फेक्ट होता है, साथ ही आपका जो बाइल एक्वासिमर का बाई का रास्ता वो भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और सेकेंडरी ग्लाइकोमा यहाँ पे डेवलप हो जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे एंटी ग्लाइकोमा ड्रग दे देंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि उसको पहले भी सीरियस स्पैज़म हुआ हुआ है, तो आपने वो वाली ग्लाइकोमा ड्रग्स नहीं देनी जो मियोसिस करवाती हैं, बल्कि वो देंगे जो मियोसिस नहीं करवाती है। तो इसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर या कॉर्बेनिक एनहाइड्रेज देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेटोसिस, ठीक है। अब हमने कहा था पहले ऊपर एपिथीलियम है, उसके बाद वुमेन मेम्ब्रेन है, उसके बाद स्ट्रोमा है और उसके बाद हमारे पास डिस्मेट मेम्ब्रेन आ रही थी, ठीक है। अब एपिथीलियम फटा अल्सर डेवलप हो गया, ठीक है, वो नीचे वुमेन मेम्ब्रेन तक गया, ठीक है। उसको हम कहेंगे जी अभी सुपरफिशियल अल्सर। अगर उसने स्ट्रोमा को भी डैमेज कर दिया, अगर स्ट्रोमा भी डैमेज हो गया तो पीछे जो डेस्मेटोसील है उसके पीछे सिर्फ एंडोथीलियम रह गई है, ठीक है। तो पीछे इंट्राओकुलर प्रेशर हाई हुआ हुआ वैसे ग्लाइकोमा, क्योंकि वो बाई वाला बंद हो गया तो सेकेंडरी ग्लाइकोमा डेवलप हो रहा है। तो जैसे ही स्ट्रोमा हमारा डैमेज होगा तो डिस्मेट मेम्ब्रेन जो होती है वो बल्ज आउट कर जाती है प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से। इसको हम कहते हैं डिस्मेटोसील, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रोमा तक डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर आपको डिस्मेटोसील डेवलप हो सकता है। और अगर डिस्मेटोसील डैमेज हो जाए तो इसको हम आगे कर देंगे वो परफोरेटिंग अल्सर बन गया है, ठीक है ना। और इस मेटोसील को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फौरी एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स दे देनी है ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर कम किया जाए। उसके बाद आप प्रेशर बैंडेज लगा दें, आप बैंडेज को कॉन्टैक्ट लेंस लगा दें, आप स्ट्रेनिंग फैक्टर्स को अवॉइड करें, कफिंग स्नीजिंग, ठीक है ना, इन फैक्टर्स को खत्म करना है। उसके अलावा आप कंजक्टाइवल फ्लैप लगा सकते हैं, अम्नियोटिक मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांट लगा सकते हैं और थेराप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट भी यहाँ लगा सकते हैं जो फुल थिकनेस या पार्शल थिकनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये रेमडीज थी आपकी डिस्मेटोसील की। और अगर अब आगे आपका स्ट्रोमा डैमेज होता है, अगर आपके आगे डिस्मेटोसील भी फट गई है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि अब हमारा जो अल्सर हो गया वो परफोरेटिंग अल्सर बन गया, ठीक है ना। क्वेश्चन अलग लगा था ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेटिंग अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेटोसील पूछते हैं, या ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर ये भी आता है, ठीक है। तो ये हम आ गया कि हमारा अल्सर परफोरेट कर गया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जी टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन इंटेंसिव फोर्टिफाइड होनी चाहिए, साथ में एट्रोपिन मेरे स्पेस को कम करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एंटी कोलेजनेज दें, क्योंकि यहाँ पे अब क्योंकि कॉर्निया डैमेज हो चुका है तो यहाँ पे अब स्कार फॉर्मेशन होनी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एंटी कोलेजनेज ड्रग देंगे। साथ में वही प्रेशर बेड दे दे, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस दे दे, टिश्यू एडहेसिव ग्लू सयानो एक्राइलेट दे दे, कंजक्टिवाइवल फ्लैप हो गया, एंटीबायोटिक एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया और क्रेटोप्लास्टी हो गई है। तो वो वही चीज़ें हैं जो पीछे थी, ठीक है। अब है अगर आपका कैंसर हील नहीं हो रहा ट्रीटमेंट से, उसको हम कहते हैं नॉन हीलिंग अल्सर है आपका। नॉन हीलिंग अल्सर इसका अलग क्वेश्चन आ जाता है। तो नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर आपने क्या करना है, इसमें आप कंजक्टाइवल फ्लैप लगा सकते हैं, टार्सोरेफी यानी आपने जो आईलिड है दोनों उनके साइडों पे सुचर लगा के आई के जो एक्सपोजर है वही कम कर दे कि आई खुली ही कम रहे, ठीक है। तो टार्सोरेफी हो सकती है, कंजक्टाइवल फ्लैप हो सकता है, एम्बलाइकल कोड सीरम या ऑटोलोगस सीरम होता है, रिजेनरेटिव पावर रखता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन होता है, या फिर थेराप्यूटिक क्रेटोप्लास्टी यानी रिप्लेसमेंट ऑफ कॉर्निया कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें वो कहते हैं कि स्टीरॉयडल थेरेपी जो है ना वो कंट्रावर्शियल है कि यूज़ करनी चाहिए कि नहीं। असल में जो स्टीरॉइड है वो नेक्रोसिस को स्लो करते हैं, यानी अल्सर फॉर्मेशन स्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दूसरा ये भी पॉइंट आता है जब स्टीरॉइड देते हैं वाउंड हीलिंग को भी स्लो करते हैं। अब अगर वाउंड हीलिंग ही स्लो हो गई है तो उसके ज़्यादा नुकसान होने का भी चांस है, इसलिए स्टीरॉयडल थेरेपी जो कंट्रावर्शियल है इसको यूज़ नहीं किया जाता। और एक और आपने देखना है यहाँ पे, अगर आप प्रेशर पैड यूज़ कर रहे हैं या बैंडेज पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने देखना कि नीचे जो अल्सर है वो पायोजेनिक ना हो। अगर पायोजेनिक और इन्फेक्टिव अल्सर है फिर आपने प्रेशर पैड इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप ऊपर पैड लगा देंगे, नीचे इन्वायरमेंट वार्म होगा और नीचे बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ये आप नुकसान ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सीक्यू कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर का, ठीक है। एक ये आता है और एक इसके अंदर सब क्वेश्चन है एचसीक्यू आता है जो परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर की कॉम्प्लिकेशन का अलग से आता है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर क्या है, फिर हम देखेंगे परफोरेशन की क्या है। कॉर्नियल अल्सर की 5 है, ठीक है। क्या हो सकता है, टॉक्सिक आइरिडोसिस्टाइटिस हो सकता है जिसको नीचे यूवेटिस भी कहते हैं, सेकेंडरी ग्लाइकोमा होता है, मैंने बता दी कैसे हो सकता है, डिस्मेटोसील हो सकता है, परफोरेटिंग कॉर्नियल अल्सर बन सकते हैं, या फिर स्कारिंग ऑफ कॉर्निया हो सकता है।
ये 5 कॉम्प्लिकेशन है कॉर्नियल अल्सर की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि परफोरेटिंग कॉर्नियल अल्सर की क्या क्या हो सकती है, यानी हमारा अल्सर परफोरेट कर गया है, उसमें क्या है जी, आपका अल्सर परफोरेट किया तो सबसे पीछे क्या है, आइरस है, आइरस प्रोलैप्स कर सकता है, प्रोलैप्स ऑफ आइरस हो सकता है। वायरस के पीछे क्या है जी, और ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया तो पीछे लेंस पड़ा हुआ है तो सबलक्सेशन या फिर एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर लेंस को इन्फेक्ट करती है कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। लेंस से पीछे चला गया है तो इंट्राओकुलर कंटेंट इन्वॉल्व हो गया तो एंडोप्थेल्माइटिस हो सकता है। अगर लेयर्स ऑफ आई भी इंक्लूड हो गई हैं और ज़्यादा फैल गया पैन ऑप्थेल्माइटिस हो सकता है, ठीक है। अगर पीछे वो उसने वेसल्स भी कोरोइड वेसल्स भी डैमेज करना शुरू कर दी, इंट्राओकुलर हेमरेज हो सकता है, ठीक है। उसके पीछे अगर वो रेटिना तक चला गया तो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद दो लिखे हुए, एक एंटीरियर सिनके और एक कॉर्नियल फिस्टुला। एंटीरियर सिनके क्या होता है कि आपका जो आयरस है ना वो प्रोलैप्स होकर बाहर आया और बाहर आकर वो कॉर्निया के साथ ना एडहेजन हो गई है उसकी, इसको हम कहते हैं एंटीरियर सिनके। अब कॉर्नियल फिस्टुला क्या कि एक आपकी परफोरेशन पहले हुई थी, उसके बाद वो हील की है, ठीक है। उसकी हीलिंग हो रही थी कि इतने में दोबारा फिर परफोरेशन हो गई है एंटीरियर चैम्बर की, ठीक है। अगर रिकरेंट परफोरेशन हो जाए ना उससे परमानेंट एक होल बन जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्नियल फिस्टुला फॉर्मेशन, ठीक है। ये थी 9 कॉम्प्लिकेशंस हैं परफोरेटिंग कॉर्नियल से, ये अपने स्टेप बाय स्टेप में पीछे पीछे मूव करते जाना और एक एक लिखने जाना, ठीक है। अब कॉर्नियल स्कारिंग, कॉर्नियल स्कारिंग क्या हो सकती है, अगर तो थिन स्कार बना है और ट्रांसपेरेंट बना है उसको हम कहेंगे नेब्यूला। अगर सेमी डेंस बना है उसको हम कहेंगे मैक्यूला। अगर डेंस वाइट बन गया और ओपेसिटी हो गई है उसको हम कहेंगे ल्यूकोमा, ठीक है। अब आगे आ जाता है लिक्यूमा एडहेरेंट। अगर लिक्यूमा भी बन गया और पीछे से आयरस आगे उसके साथ अटैच भी हो गया है, ठीक है, बैक सरफेस के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे ल्यूकोमा एडहेरेंट, ठीक है। अब अगर सिकेट्राइज्ड कॉर्निया यानी स्कार बना हुआ है और वो साथ में सुकड़ भी है उसको हम कहेंगे एक्टेटिक कॉर्निया हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर परफोरेशन हो रही थी एग्जीट्यूट बना और एक्सीड्यूट ने उसको ऐसे कवर कर दिया है, उसको हम कहेंगे सूडो कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद अगर इंटीरियर कॉर्निया एक्टेटिक कॉर्निया को लाइन कर लिया है यूवियल टिश्यू ने, इसको हम कहते हैं इंटीरियर स्टेफाइलोमा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है हमारी स्कार फॉर्मेशन की या उसकी टाइप है। अब आ जाता है हमारे पास फंगल केराटाइटिस या केराटोमाइकोसिस भी कहते हैं, कैंडिडा या फिलामेंटिस केराटाइटिस भी कहते हैं, इसके वजह से भी एससीक्यू आता है, ठीक है ना। टियोलॉजी क्या है जी, फंगल बैक्टीरिया की वजह से होगा, इनकी थिक सेल वाल होती है, रिजिड सेल वाल होती है और डीएनए दोनों होते हैं। मेन टाइप्स क्या है, फिलामेंटिस है, इसमें आपने स्पर्जिलस को याद रखना है बस, वरना दो और भी लिखे हुए हैं, ठीक है। यीस्ट टाइप है उसके अंदर आपने कैंडिडा को याद रखना है। रिस्क फैक्टर, ये सिनेरियो के लिए अपने लाजमी याद रखने सिनेरियो के अंदर वो इसमें से जिक्र ज़रूर करेगा इसका, खासतौर पे ओकुलर ट्रॉमा विद एग्रीकल्चर मटेरियल। इसमें से एक सवाल आया हुआ था उसके अंदर वही था, उसने फार्मर का जिक्र किया था, ठीक है। फार्मर को एग्रीकल्चर ट्रॉमा हुआ है कोई एग्रीकल्चर मटीरियल से, फार्मर का जिक्र लाजमी होगा इसके अंदर, ठीक है। वैसे एग्रीकल्चर मटीरियल से ट्रॉमा हुआ है या फिर वो बंदा कोई है जो टॉपिकल स्टीरॉइड से बड़े अच्छे से है या उसे कोई एक्यूलर सरफेस डिजीज है या फिर इम्यूनो डेफिशिएंट है। मेन इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर मटीरियल या एग्रीकल्चर से रिलेटेड बंदा होना चाहिए, ठीक है। सिम्टम्स अब क्या होंगे, वही पुराने वाले ही हमारे पीपी ब्लड यहाँ पे भी चलेगा, पेन है, फोटोफोबिया है, ब्लड वियर लैक्रिमेशन और रेडनेस है, ठीक है। साइंस क्या होंगे, अब साइंस दोनों में अलग अलग होंगे, ठीक है। फिलामेंटिस केराटाइटिस में क्या होगा, उसमें फिलामेंटिस है तो वहाँ पे फिलामेंट्स बनेंगे, फिलामेंट्स बनेंगे और फिदरी एजिज होंगे, ठीक है। फिलामेंटिस फेदरी एजिज होंगे और इसमें ग्रेश वाइट अल्सर, ये डिफरेंसिंग पॉइंट है। अगर आपका फिलामेंटस केराटाइटिस है तो ग्रेइश वाइट अल्सर बनेंगे, ठीक है। ग्रेइश वाइट अल्सर बनेंगे, ग्रे वाइट स्टैंड आपको नजर आएंगे, ठीक है। बाकी नीचे ये मल्टीफोकल लेंजन हो सकता है, हाइपोपायोन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें ग्रेइश वाइट आपने कलर याद रखना है। अब जो हमारा दूसरा इसेंशियल में सीली कंजेशन में भी डिस्प्रपोर्शनेटली सीवियर फॉर द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। कैंडिडल केराटाइटिस, इसके अंदर येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी, उसके अंदर हमारी ग्रेश वाइट अल्सर बने थे, इसके अंदर हमारी येलो वाइट बनेगी, ये याद रखना है, येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी यहाँ पे और डेंस पोरेशन होगी और ये रिजेंबल करेगा केराटाइटिस के साथ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं कह रहा। ग्राम पॉजिटिव में भी अगर हाइपोपायोन बन गया या जो वो हमने फिर से स्टेन किया तो उसके अंदर भी वो येलो से कलर का हमें बन रहा है उसका नजर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी, लेकिन क्या होगी, डेंस सपोरेशन होगी, ठीक है ना।
अब आ जाए इन्वेस्टिगेशन हमने कौन सी करवानी है। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हम यहाँ पे करवा लेंगे, ठीक हो गया। उसमें क्या करेंगे, कॉर्नियल स्क्रैप हम लेंगे और उसकी हम जिनसा स्टेन करवा लेंगे और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड करवा लेंगे, ठीक है। और साथ में अगर हमें स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म का भी मालूम करना है, उसके हम मेथिनामाइन सिल्वर स्टेन भी करवा लेंगे। उसके अलावा हम कल्चर ऑन ब्लड एगर या फिर सबराइड एगर के ऊपर हम ग्रो करवाएंगे, ठीक है ना। कल्चर करवा लेंगे और स्टेनिंग करवा लेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, ठीक है। टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी है, उसके अंदर वही है जी, निटामाइसिन दे दें, फ्लूकोनाजोल दे दें, वेरिकोनाजोल दे दें, ठीक है। साथ में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी दें कि साथ में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है, इसमें टेट्रासाइक्लिन है। और साथ में साइक्लोपेजिक ड्रग दें ताकि उसका स्पैज्म कम और दर्द कम हो जाए। साथ में आ जाता है जी सब कंजक्टाइवल, पहले टॉपिकल दें। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा केस भी है तो सब कंजक्टाइवल फ्लूकोनाजोल लगा लें। अगर आपको लग रहा है और भी ज़्यादा severe है फिर आप सिस्टेमिक एंटीफंगल ड्रग्स भी दे दें, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है, अपने मैकेनिकल डिब्राइडमेंट भी करनी है। मैकेनिकल डिब्राइडमेंट क्या करनी है, अपनी जो डेब्रिस बना उसको रिमूव भी करते जाना है ताकि जो आप टॉपिकल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो नीचे तक पहुँच भी जाए। एंड में ट्रीटमेंट हमारे पास वही एक थेरापिटिक हम केराटोप्लास्टी यानी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एंथमीबा केराटाइटिस है, ये क्या, ये प्रोटोजोआ की वजह से थी जो फ्रेश वाटर में रहता है या फिर ब्रैकिश वाटर और सॉइल के अंदर रहता है, फिश के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक्टिव ट्रोपोजाइट फॉर्म है, सिस्टिक फॉर्म है, ठीक है। बाकी इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आया हुआ, ठीक है। ये वैसे याद रखना, कॉन्टैक्ट लेंथ वेरल या ओकुलर ट्रॉमा और फ्रेश वाटर से रिलेटेड हो या फिश से रिलेटेड हो उसमें ये होगा, बाकी इसमें क्वेश्चन नहीं आया हुआ। वायरल केराटाइटिस, इसमें सवाल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब वायरस मेनली दो है हमारे पास, हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर, ये इन्फेक्शन है। हमारा नीचे एडिनो वायरस भी है, मीजल्स भी है, मप्स नहीं है, लेकिन उनके केसेस इतने नहीं है हमारे पास। डिस्कस भी हमारे पास में दो ही किए हुए हैं। पहले सबसे पहले है हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस डीएनए वायरस होता है, एक्सट्रीमली कॉमन है, यूनिलेटरल, आमतौर पर मेजर वर्ल्ड वाइड जो काज है ना यूनिलेटरल कॉलोनी स्कैनिंग का वही है। 90% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर इसकी सीरोटाइप प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया। अब इसकी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इसको दो टाइप में डिवाइड किया हमने, हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 और हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2। टाइप 1 वेस्ट से ऊपर टाइप 1 और वेस्ट से ऊपर टाइप नीचे टाइप 2। इसको ऐसे याद रख लेंगे, वेस्ट के नीचे दो टांगे हैं तो हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2, और वेस्ट से ऊपर एक पूरी एक बॉडी है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1, ठीक है। यानी जो टाइप 1 होगी वो वेस्ट से ऊपर स्किन ऑफ माउथ हो गया, फेस हो गया, लिप्स हो गई और आईज, इनको इन्फेक्ट करती है, ठीक है। और ये डोरमेंट फॉर्म है भी, ट्राइजेमिनल नर्व का जो गैंग्लियन होता है ना वहाँ पे डोरमेंट रहता है ये वायरस प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद। जो टाइप 2 है वो नीचे बेस से नीचे वाले हिस्से को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। और वो नीचे हमारी जो स्पाइनल नर्व गैंग्लियन है ना वहाँ पे डोरमेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आइज को इन्फेक्ट कर सकती है, लेकिन जो टाइप 1 है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फॉर्म में स्प्रेड कर सकता है। जो टाइप 2 है उसमें अगर जेंटल सिचुएशन जिस तरह आपकी आँख तक आ गई है हाथ के ज़रिए, कपड़े के ज़रिए, या बेबी जब, बल्कि बेबी में नहीं होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। आपने ये नीचे मैं बता देता हूँ आपको। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, अब इसके जो लेयंस होंगे ना वो डिपेंड करते हैं आँखों के अंदर, ओकुलर लेयंस, स्किन लेयंस, ठीक है ना, वो हम आगे देख लेते हैं। अब हर्पिस सिम्प्लेक्स ओकुलर लेयंस, प्राइमरी इन्फेक्शन जो होगी ना उसके अंदर ओकुलर लेयंस आएंगे, लेकिन जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगी उसमें यानी पहली बार वायरस आया, पहले उससे पहले एक्सपोजर कोई नहीं था, ठीक है ना। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो कभी भी विद इन 6 मंथ नहीं हो सकती, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ बेबी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके अंदर मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए फर्स्ट 6 मंथ में तो उसके बाद ही होती है, ठीक है। अब प्राइमरी इन्फेक्शन के जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं जी, इसके अंदर माइल्ड फीवर होता है, मलाई होता है, सब क्लिनिकल होती है, पर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, पता नहीं लगता मेरे को इतना, ठीक है। पता कहाँ से लगता है कि पेरी ओकुलर वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है, पेरी ओकुलर वेसिकल्स बन जाते हैं, या ब्लेफाइटिस हो सकता है। मेन इसका जो होता है ना वो इसमें वेसिकल्स बनती है, वेसिकल्स या लेंस बनते हैं, ठीक है। आईलिड ब्लेफाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवा में होगा तो फ्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। और कॉर्नियल पंक्चरेटिस ये सब गुड फॉर्म है, खुद ही ठीक हो जाती है, ठीक है ना। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, एसाइक्लोविर फॉर आई या क्रीम फॉर लेंस दे दें आप, ठीक है, ये ठीक हो जाता है, वहाँ खुद भी हो जाता है। उसके बाद अब ये वायरस ना आपकी बॉडी के अंदर डोरमेंट हो जाता है, जैसे मैंने कहा था टाइप 1 है तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में, टाइप 2 है तो आपकी स्पाइनल नर्व्स के अंदर जाके,
अब रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट केराटाइटिस यानी रीएक्टिव हुआ है वायरस आपके अंदर दोबारा, ठीक है, किसी वजह से। अब ये क्या कर सकता है, ये आपकी आई की एपिथेलियल को इफेक्ट करेगा, एपिथेलियल करेगा तो एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस है, स्ट्रोमा को करेगा तो स्ट्रोमल केराटाइटिस है, यूवियल टिश्यू हो गया तो केराटो यूवियाइटिस है, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या थी, प्राइमरी इन्फेक्शन हुई थी, उसके बाद वो डोरमेंट फॉर्म में चला गया था, दोनों जगह बताइए ये। उसके बाद क्या हुआ जी, रिकरेंट इन्फेक्शन हुई है, किस वजह से हो सकती है, पुअर जनरल हेल्थ है आपकी, या फिर आपका अल्ट्रावायलेट रेस एक्सपोजर हो गया, या फीवर हुआ है, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस है, या यूज ऑफ स्टीरॉइड है। ये 5 इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं जिससे ये दोबारा एक्टिवेट होगा। दोबारा एक्टिवेट होगा, सेंसिनल से ट्रैवल करके नीचे में टारगेट टिश्यू पे और वहाँ पे आके इन्फेक्शन कर दी अपनी। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ पार्ट में, वो ये वाला है जी, एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या है, डेंड्रिटिक अल्सर भी कहते हैं, जियोग्राफिकल अल्सर भी कहते हैं, और अमीबोइड अल्सर भी कहते हैं। इसका डायग्नोस्टिक फीचर, इसकी डेफिनेशन के अंदर ही लाजमी क्लिनिकल के अंदर वो बताएगा ये वाला। एक्यूट या क्रोनिक कॉर्नियल अल्सर वेयर अल्सर है द शेप ऑफ लीनियर ब्रांचिंग ट्री, ब्रांचिंग पैटर्न आ गया, ट्री पैटर्न आ गया, ठीक है। सीधा आपका जो होगा वो डेंड्रिटिक और जियोग्राफिकल अल्सर ये होगा, ठीक हो गया। वजह क्या है, हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 या हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2। पैथोजेनेसिस क्या है, रिएक्टिव हुआ है, टारगेट टिश्यू तक गया है, सबसे पहले एपिथेलियल सेल को डिस्ट्रॉय किया है, एपिथेलियल ओपेसिटीज बन गई है, वो मिली आपस में, उन्होंने लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न बना दिए, उससे और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए सेल, वहाँ पर डेंड्रिटिक अल्सर डेवलप हो गया, डेंड्रिटिक अल्सर दोबारा क्रैश आपस में मिले हैं और ज़्यादा इनलार्ज हुआ है, तो एक इरेगुलर शेप जियोग्राफिकल अल्सर बन गया, ठीक है। पहले आपका डेंड्रिटिक अल्सर बन गया, उसके बाद आपका जियोग्राफिकल अल्सर। पैथोजेनेसिस सिम्टम्स क्या है, वो वाला फार्मूला आपका आधा यहाँ पे भी लगेगा जी, लैक्रिमेशन भी है, फोटोफोबिया भी है, पेन भी है, ठीक है। साथ में क्या फॉरन बॉडी सेंसेशन आ गई, और यहाँ पे एक याद रखना आपने कि कॉर्नियल सेंसिटिविटी उसकी अब रिड्यूस हो जाएगी। साइंस में भी अभी सीरियल कंजेशन है, कॉर्नियल सेंसिटिविटी डिक्रीज है, कॉर्नियल स्टेनिंग हो रही होगी क्योंकि अल्सर है। स्टेनिंग अब 2 है, 2% फ्लोरेसेंस से भी आप कर सकते हैं, या फिर रोज बैंगल स्टेन से भी कर सकते हैं। ये नीचे आपको नज़र रोज बैंगल भी दिखाया हुआ और फ्लोरेसेंस भी दिखाया हुआ। फ्लोरेसेंस जो होगा वो आपका बेड ऑफ अल्सर को स्टेन करेगा, जो रोज बैंगल होगा वो उसके जो मार्जिन है ना जहाँ पे वायरस प्रेजेंट है उसको भी स्टेन करेगा, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्लिनिकली पता लग जाएगा कि मॉर्फोलॉजिकली आपको कॉर्नियल अल्सर नज़र आ गया, उसकी शेप डेंटिटी जियोग्राफिकल, या दूसरा डिमिनिश्ड कॉर्नियल सेंसिटिविटी है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन इसका डीडी पूछ लेता होता है वो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हर्पिस जोस्टर हो सकता है, एक एथमीबा हो सकता है, हीलिंग कॉर्नियल अल्सर हो सकते हैं, टॉक्सिक ड्रग इंड्यूस केराटोपैथी, ये 4 है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, विदाउट ट्रीटमेंट भी हील हो जाता है, 90% ऑफ केसेज में ट्रीटमेंट के साथ हील हो जाए। वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग्स लगाएंगे आपने, ट्रॉपिकल लगा दें, ये सैक्लोवीर, ये सैक्लोगुआनोसिन, ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन, ठीक है। जिसके अंदर सैक्लोवीर के सिस्टम है उसमें ये ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन लगा दें। उसके साथ आपने डिब्राइडमेंट भी करनी है, ठीक है, लेकिन डिब्राइडमेंट आपने जियोग्राफिकल अल्सर नहीं करनी क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब हुआ है। डेंड्रिटिक अल्सर के अंदर आपने डिब्राइडमेंट करनी है ताकि जो आपकी ड्रग है वो नीचे तक पहुँचे, ठीक है। साथ में वही हमारे पुराना वाला मेथड, आपने जी एंटीबायोटिक भी लगानी है, कोई सेकेंड इन्फेक्शन ना हो जाए, आपने साइक्लोप्लेजिक ड्रग भी देनी है। अगर आपको ज़्यादा मसला लग रहा है तो आपने फिर और एंटीवायरल लगा देनी है, ठीक है। बाकी अगर स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस है, क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बस एमसीक्यू के लिए देख लें। यानी अगर वही आपका वायरस है, अगर उसने एपिथेलियम को नहीं बल्कि स्ट्रोमा को इफेक्ट किया तो हमारा स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका ये एसोसिएटेड हो सकता है इंटीरियर यूवियाइटिस के साथ या केराटाइटिक प्रेसिपिटेट के साथ। अब इसमें जी डायग्नोस्टिक पॉइंट हमारा क्या है जी, चीज़ी अपीयर होगा, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रोमा होगा वो चीज़ी अपीयर होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट वही है इसका भी, ठीक हो गया, कि एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद डिस्फॉर्म केराटाइटिस, अगर आपके वायरस ने ना एपिथेलियम को इफेक्ट किया ना स्ट्रोमा को बल्कि एंडोथेलियम को इफेक्ट कर दिया है तो फिर हमारे पास डिस्फॉर्म केराटाइटिस है। अब इसका जो डायग्नोस्टिक इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके अंदर डिस्क शेप्ड लोकलाइज्ड ग्रे एरिया आपको मिलेगा, डायग्राम के अंदर नजर आया दिखाया हुआ, ठीक है ना। एक तो एंडोथेलियल डैमेज हुई है, दूसरा डिस्क शेप लोकलाइज्ड ग्रे एरिया मिलेगा स्ट्रोमल एडिमा के साथ आपको, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट इसका भी वही है, क्वेश्चन कोई नहीं है, और सिर्फ डेफिनेशन आपको स्ट्रोमा उसके लिए बताई जा रहा हूँ, कोई एमसीक्यूज वगैरह ना हो आ जाए इसके अंदर से, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है जी केराटो यूवियाइटिस। केराटो यूवियाइटिस में क्या होगा जी, आपका जो यूवियल साइन है ना वो एसोसिएटेड ट्रीटमेंट वही वायरल केराटाइटिस वाले, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, यानी अगर आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स की जगह हर्पीस जोस्टर या वर्सिला जोस्टर वायरस है ना, उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, तो इसको हम कहेंगे जी हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जी, हाइपर जोस्टर जो ऑप्थेल्मिकस है ना, उसने ओकुलर या पैरा ओकुलर डिजीज का की है, ठीक है। और ये इन्फेक्ट क्या करता है, मोस्टली इन्वॉल्व करता है, ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर अटैक करता है, ठीक है ना। जो डर्माटोम सप्लाइड होता है ना ऑप्थेल्मिक नर्व ट्राइजेमिनल नर्व, उसमें उस इन्वॉल्व होता है और ये डिजीज काज करता है। इसको हम मैन हैप्पीज वायरस 3 भी कहते हैं, वर्सिला जोस्टर भी कहते हैं। वर्सिला जो है वो चिकन बॉक्स करता है, जोस्टर जो शिंगल्स और जोस्टर ऑप्थेल्मिकस कर सकता है। अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस की जो करंट थ्योरी है उसके मुताबिक ये है जी, चिकन बॉक्स की ज़्यादा प्राइमरी इन्फेक्शन है, ठीक है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद ये नर्व रूट में जाके ट्राइजेमिनल के अंदर डोरमेंट हो जाता है, उसके बाद जब दोबारा डीएक्टिवेट होगा, रेप्लिकेट करेगा, नीचे आएगा, कोर्स के साथ मूव करेगा ट्राइजेमिनल की सेल के लेवल पर, वहाँ पे जाके इसने स्किन और आइज को इन्फेक्ट करना है। डैमेज क्या होता है जी, इस्कीमिक वेस्कुलाइटिस कर सकता है, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है, या इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन, ये 3 डैमेज करते हैं। इस्कीमिक वेस्कुलाइटिस, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन और इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन। क्लिनिकल फीचर क्या आती है इसकी जी, एक तो प्री हेपेटिक न्यूरैल्जिया होगा, यानी एक ये आपने इसमें याद रखना है, इसके जो क्लिनिकल होगा ना उसके अंदर वो फेस करेगा, तो फेस की एक साइड पे ना, फोरहेड के ऊपर, आई के करीब, नोज पे, इस जगह पे ना उसको मैक्यूलोपेपुलर रैश बना है, ठीक है, या वेसिकल्स बन गए या पस्ट्यूल्स बन गए, ठीक है। मैक्यूलोपेपुलर रैश का आपको दो जिक्र लाजमी करता है इसकी क्लिनिकल के अंदर, ठीक है ना। तो चीज़ आपने याद रखना। अच्छा, रैश बनने से पहले उसे पेन होगा, ठीक है, पैटिक न्यूरैल्जिया होगा, पहले पेन होगा, उसके बाद वेसिकल्स बन जाएंगे, वेसिकल्स के बाद उसके अंदर पस होगी तो वो पस्ट्यूल्स बन जाएंगे, पस्ट्यूल्स के बाद अगर वो फट गए, रप्चर कर गए, तो वहाँ पे अल्सर्स बन जाएंगे, और अल्सर्स के बाद एंड पे स्कार बन जाएगा, ये इसका कोर्स, ठीक है। और अगर इसने स्किन लेजेंस की है, ठीक है, प्रोडर्मोड्रोमल सिम्टम्स में पहले तो प्रीवियर हर्पेटिक न्यूरैल्जी आया, उसके बाद स्किन लेजेंस आया जिसमें मैक्यूलोपेपुलर रैश आया, उसके बाद वेसिकल्स आए, पस्ट्यूल्स हो गए जी। वेसिकल्स आ गए, ठीक है। वेसिकल्स के बाद आपका जी पस्ट्यूल्स बने, और उसके बाद वो एल्सर बन जाएगा, उसके बाद स्कार बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ क्या हो सकता है जी, एडिमा और टेंडरनेस आ सकती है, ठीक है। पेरिऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, टेंडरनेस आ सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया आ सकता है, ठीक है ना, यानी ठीक होने के बाद भी पेन रह सकता है। कुछ लोगों में होता है, आमतौर पे पेन कुछ हफ्तों तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिनमें रहता है तो फिर वो परसिस्टेंट रहता है और किसी ट्रीटमेंट से वो ट्रीट नहीं होता, रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होता है, वो फिर काफ़ी सालों तक रहता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं ऑक्यूलर लेंस। ये तो हमने बात कर ली कि स्किन लेंस जो बनेंगे। ऑक्यूलर लेंस क्या बनेंगे जी, एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस हो सकता है, ठीक है, यानी एपिथेलियल को उसने कर दिया है। मैक्रोडेंड्रेटिक अल्सर्स बन सकते हैं, ये डेंड्रेटिक अल्सर इसके अंदर भी आएंगे, लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करना कि डेंड्रेटिक अल्सर का उसने जिक्र किया और सीधा आपने पकड़ के लगा दिया है पीछे वाला डेंड्रेटिक अल्सर, नहीं। इसके साथ वो मैक्यूलर पेपुलर रैश का या स्किन लेंस का लाजमी जिक्र करेगा, फिर आपने ये लगाना, अगर ये नहीं किया तो फिर आपका डेंड्रेटिक अल्सर ही होगा। फिलामेंट्री केराटाइटिस हो सकता है, ठीक हो गया, एसोसिएटेड इसके साथ न्यूमुलर केराटाइटिस हो सकता है, डेसिफॉर्म केराटाइटिस हो सकता है, ये हम आगे देख लेंगे। कंजक्टाइवल फॉलिकल टाइप हो सकती है, स्क्लेराइटिस हो सकता है, सेकेंडरी ग्लाकोमा हो सकता है, एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है, यानी जो साथ रेटिना सबका इन्फ्लेमेशन और लेंस हो सकते हैं जी। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस भी पूछ रहा था, उसके अंदर आपने वही स्किन लेंस लिख देनी है, ऑकुलर लेंस लिख देनी है, और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या है जी, क्रेनियल नर्व पॉलिसिस जो है ना वो थर्ड नर्व को कॉमनली इफेक्ट करेंगी, थर्ड नर्व को इफेक्ट कर सकती हैं, या फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस कर सकती हैं, लेकिन ये जो 400 केस में किसी एक बंदे को हो सकता है। ट्रीटमेंट, वायरल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल लगा दो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये स्किन लेंस भी कर रहा है और आई भी कर रहा है, तो यहाँ पे हम ओरल की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो पहले हम ओरल एंटीवायरल लगा देंगे, उसको इंट्रावीनस से साइक्लोवीर लगा देंगे अगर ज़्यादा हमें सीवियर लग रहा है, साथ में पेन के लिए एनर्जेसिक्स लगा देंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक, और साथ में सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए। टॉपिकल थेरेपी भी साथ करेंगे। टॉपिकल में क्या करेंगे, एंटीवायरल हम स्किन के लिए क्रीम देंगे, आई के लिए ऑइंटमेंट देंगे,
एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे, ठीक है, स्टीरॉयड एंटीबायोटिक क्रीम देंगे, ठीक है, साइक्लोप्लेजिक एट्रोपिन देंगे और ग्लाकोमा को बचाने के लिए एंटी ग्लाकोमा ड्रग्स दे देंगे, ठीक है। सिस्टेमिक भी हो गया और टॉपिकल भी। तो अभी ये आगे 2-3 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। एक है मॉरन अल्सर। मॉरन अल्सर क्या है, जिसमें पेरिफेरल अल्सर होगा, कॉर्निया का पेरिफेरल अल्सर होगा पेरिफेरी में, ठीक है। और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसमें जी कोलेजनेस और प्रोटियोग्लाइकनेज एंजाइम बनते हैं जो कि डैमेज कर देते हैं आँख को आकर, ठीक हो गया ना। उसके बाद इसकी थेरेपी ट्रीटमेंट वगैरह करने की होती है वो ये इसमें, क्योंकि ऑटोइम्यून है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ही लगाएंगे हम। उसके बाद इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है, इसमें क्या होगी जी, कॉर्नियल स्ट्रोमा जो है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये भी इम्यून मीडिएटेड होती है, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपने एक चीज़ याद रखनी कि इसके अंदर गोस्ट वेजिकल्स नज़र आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्यून मीडिएटेड है, इसमें भी वही हम साइक्लोवीर या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह लगाएंगे। उसके बाद न्यूरोट्रोफिक केराटोपैथी। न्यूरोट्रोफिक मतलब नर्व से रिलेटेड है, इसमें ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है और इसमें कॉर्नियल इनर्वेशन जो होती है ना वो इम्पेयर्ड हो सकती है, यानी इम्पेयर्ड कॉर्नियल इनर्वेशन, ठीक है। जब आपको पता, जब इनर्वेशन ही नहीं रही तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिटोरिएशन हो जानी है फंक्शन की, ठीक है। सर्जिकल ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा या कोई और सिस्टमिक डिजीज़ होगी, ओकुलर डिजीज़ या सर्जरी की वजह से नर्व डैमेज हुई है यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा जी, सारे फंक्शन कम, पेनलेस रेड आई है क्योंकि नर्व ही नहीं है। विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, लैक्रिमेशन डिक्रीज़ होगी, और कॉर्नियल सेंसेशन होगी, ठीक है ना, सारे फंक्शन डिक्रीज़ हो जाएंगे। ट्रीटमेंट में आप इसके अंदर मेन होगी कि आपने ओकुलर सरफेस को प्रिवेंट करना है, क्योंकि वो ड्राई रह रही है, उसकी सेंसेशन कम को सेंसिटिविटी भी डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। उसके बाद से एक्सपोजर केराटोपैथी। इसमें क्या हो गया है जी, आपका आईलिड पूरा बंद नहीं हो रहा, खुला रह रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉर्निया ड्राई हो रहा है, और जब वो ड्राई होगा अल्सर बन जाएंगे या फिर क्रस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या न्यूरोजेनिक डिजीज़ है, यानी नर्व सेवंथ नर्व पाल्सी, बेल्स पाल्सी हुई, जिसमें आपको पता है ये ऑर्बिटल्स और इसका फंक्शन इफेक्ट होता है और आँख खुली जाना शुरू हो जाती है। कोई ऑर्बिटल डिजीज़ हो गई है, कोई आईलिड की नॉर्मेलिटी हो गई है, ब्लेफरोप्लास्टी हो गई है, ठीक है, इन सब में जिसमें आई जब खुली जा रही है और बंद नहीं हो रही, ठीक हो गया। इसमें आपने क्या करना है, वही आई को ड्राई होने से बचाना है, तो उसमें आप रेफो वो क्या कहते हैं टार्सोरेफी कर दें, टीयर फिल्म आर्टिफिशियल टीयर दे दें, टॉपिकल एंटीबायोटिक वगैरह दे दें, ठीक हो गया। और एक्ट्रोपियन है उसकी सर्जरी कर दें। अब आ गया क्रेटोकोनस, ये इंपॉर्टेंट है, 12 क्वेश्चन आए हुए 4-5 बार पास पेपर्स में, ठीक है। क्रेटोकोर्निया, कोनस कौन शेप, अगर कॉर्निया आपका कौन शेप हो गया इसको हम कहते हैं क्रेटोकोनस। होता क्यों है जी, जो आपका सेंट्रल स्ट्रोमा है ना वो थिन हो सकता है, ठीक है। स्ट्रोमा अगर आपका थिन हो गया कॉर्निया का, ठीक है ना, काज क्या हो सकता है जी, नीचे हम देखते हैं, यानी जब भी आपका स्ट्रोमा थिन हो गया इसका मतलब क्या, पीछे तो पहले ही आपका इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ हो जाएगा। जैसे कोई कॉर्निया का मसला आता है इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर नहीं भी बढ़ा हुआ तो पीछे आपका पूरा इंटीरियर चैम्बर जिसके अंदर एक्वस ह्यूमन है उसने जी फोर्स लगानी है और आपका जो कॉर्निया वो बल्ज हो जाएगा, बल्ज होकर कौन शेप हो जाएगा, इसको कहते हैं क्रेटोकोनस। क्या है जी, सेंटर और पैरासेंटर कॉर्नियल स्ट्रोमल थिनिंग है, कंबाइंड बाय एपिकल प्रोट्रूजन और इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म। टियोलॉजी क्या है, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी होगी कोई, प्राइमरी हो सकती है, प्राइमरी इडियोपैथिक हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। सेकेंडरी यानी प्राइमरी क्या, इडियोपैथिक ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी मतलब कि मेजर वो नहीं थी, कोई और डिजीज़ थी, उसकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ये वाला मसला साथ आ गया। उसमें क्या कोई एक्यूलर डिजीज़ हुई है, कंजेंटल डिजीज़ थी कोई, या फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हुआ है, या कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, यानी डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, कुटेनियस डिसऑर्डर है, एपिक डर्मेटाइटिस है, या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, यानी कोलेजन से रिलेटेड मार्फन सिंड्रोम है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, या एहलर-डायलर सिंड्रोम है। पैथोजेनेसिस क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड या कोलेजन टिश्यू और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी, क्योंकि यही तो सारे प्रेजेंट होता है हमारे स्ट्रोमा के अंदर। जब इनकी डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी, स्ट्रोमा वीक हो गया तो जो हमारा जो पीछे से प्रेशर पड़ा हुआ कॉर्निया बल्ज होके कौन शेप हो गया, ये हमारा इसकी प्रेफरेंस है। फीचर्स क्या होंगे जी, प्यूबर्टी पे होगा, इंसिडेंस बहुत कम है, दोनों आई इफेक्ट होंगे। सिम्टम क्या है जी, पेनलेस प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन होगी, कॉर्नियल हाइड्रोप्स बंद। हाइड्रोप्स क्या है, कॉर्नियल हाइड्रोप्स क्या है, पीछे से क्योंकि वीक हो गया है स्ट्रोमा, पीछे डिस्मेट मेम्ब्रेन फट सकते हैं, डिस्मेट मेम्ब्रेन फटी, सारा आपका जो कंज्यूमर है वो आगे आ गया और उससे कॉर्नियल हाइड्रोप्स कहते हैं हम। उसके अलावा फोटोफोबिया हो सकता है, मैक्यूलर डिप्लोपिया हो सकता है। इसके साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब भी सिनेरियो आएगा उसने इन साइंस का जिक्र ज़रूर करना है आपसे, ठीक है, वरना ये लहरा क्वेश्चन भी आया कि साइंस ऑफ केराटोकोनस, ठीक है। क्या है, विजुअल एक्टिविटी कम हो गई है, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स आपको नजर आएगा रेटिनो ऑप्थेल्मोस्कोपी के अंदर, आपको मंसन साइन नजर आएगा। मंसन साइन क्या कि आप उस बंदे को नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ देखेगा क्योंकि कॉर्निया जब नीचे की तरफ जाएगा तो आपकी जो आईलिड है नीचे वाली वो भी कॉन शेप हो जाएगी और बल्ज आउट हो जाएगी, ठीक है। मंसन साइन नजर आएगा, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नजर आएगा, इरेगुलर रिंग्स नजर आएंगे, इरेगुलर सीजर रिफ्लेक्स, ये इस बार हमें स्टैंड अप के अंदर भी ये वाला था, ये वाला काफ़ी सिनेरियो के अंदर से देखा, इरेगुलर सीजर रिफ्लेक्स कहता है, ठीक है, सीधा केराटोकोनस आपका। वोक्ट्स लाइन नज़र आएंगी, ठीक है। कॉर्नियल नर्व बिकम प्रोमिनेंट, फ्लैशर रिंग बन जाएगी। फ्लैशर रिंग क्या बनेगी, यानी कौन शेप हुआ है तो जो आयरन है ना वो आगे कॉर्निया की साइडों पे आके डिपॉजिट होगा, उसने रिंग बनाई, फ्लैशर रिंग हो जाएगी। कॉर्नियल स्कारिंग भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन 2 करवाएंगे, कॉर्नियल टोपोग्राफी करवाएंगे या क्रेटोमेट्री करवाएंगे, ये भी ऐसे क्यों आएगा कौन सी। कॉर्नियल टोपोग्राफी हमें बहुत सेंसिटिव मेथड है, ठीक है, इसमें हमें जियोग्राफिकल रिफ्रैक्टिव एरर नज़र आ जाता है। क्रेटोमेट्री में हमें मायोपिया इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म नज़र आ जाता है, ठीक है। 2 है, कॉर्नियल टोपोग्राफी, क्रेटोमेट्री। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता रहे हैं इसके। स्पेक्टेकल्स लगा दें, रिफ्रैक्टिव एरर हो रहा है उसको ख़त्म करें, रिज्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं उसको सपोर्ट देने के लिए, इंटेक्स लगा दें। इंटेक्स क्या होता है जी, ये रिंग्स होते हैं जो कोने के ऊपर लगा दी जाते हैं ताकि उसकी शेप मेंटेन रहे और बल्ज आउट ना हो। कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करवाई जा सकती है। क्रॉस लिंकिंग कैसे करवानी है, अपने एपिथेलियम थोड़ा सा हटाना है, रेबोफ्लेविन डालते हैं और उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर दे देते हैं, उससे क्या होता है जी, कोलेजन की आपस में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रेटोप्लास्टी कर दें, डीप इंटीरियर लेमिलर क्रेटोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। एक्यूट हाइड्रोप्स अगर हो गया है तो उसको हाइपरटोनिक से लाइन लगा दें या फिर पैचिंग कर दें और बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा दें, ये इसका ट्रीटमेंट है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, एक तो कॉर्नियल हाइड्रोप्स, मैंने कॉर्नियल हाइड्रोप्स होगा तो सडन लॉस ऑफ विजन होगा, यानी जैसे ही वो पानी आ गया उसने ब्लर कर देना कॉर्निया को, और सडन लॉस ऑफ विजन, सडन ऑनसेट ऑफ पेनफुल विजन लॉस होता है इसके साथ, और हाइड्रोप्स हो सकते हैं, ठीक है। साथ में स्कारिंग ऑफ कॉर्निया हो सकती है आगे। अब फिलामेंटिक केराटाइटिस है, इसमें से मेरा ख्याल ना कोई MCQs आया हुआ है ना कोई SCQ आया हुआ है, पढ़ना तो पढ़ लें कि इसके अंदर कॉर्नियल फिलामेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्नियल डीजनरेशन है। डीजनरेशन क्या है कि ओपेसिफाइंग डिसऑर्डर है जिसमें कोई डिजनरेटिव मसला आ रहा है, ठीक है ना, ओल्ड एज के साथ रिलेटेड होंगे। अच्छा, इसमें अर्कस सिनेलिस है, लिपिड केराटोपैथी है और बैंड केराटोपैथी है। जो अर्कस सिनेलिस है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आपका लिपिड इन्फिल्ट्रेशन हो जाती हैं कॉर्निया के अंदर, और कॉर्निया जो क्लियर है वो क्लियर नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना, ओपेसिटी आ जाएगी इसके अंदर। लिपिड केराटोपैथी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स का डिपॉजिट हो जाता है। बैंड केराटोपैथी में आपके कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। ये बस इतना भी याद रखना MCQs के तौर पे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक ये स्फीरोइडल डिजनरेशन है, उसके बाद एल्मेनिड्यूलर डिजनरेशन है, ठीक है ना। जो स्फीरोइडल है उसके अंदर एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी नीचे है ये साल्ज़मैन न्यूडुलर डिजनरेशन, इसके अंदर क्या होता है जी, ये ट्रैकोमा से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके अंदर ग्रे वाइट नड्यूल्स पेस्टीज बन सकती हैं। उसके बाद कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज आ गई अब, ठीक है ना। तो पहले कॉर्नियल डीजनरेशन थी, अब है हमारे पास कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज। कॉर्नियल डिस्ट्रोफी में एंटीरियर हो सकती हैं, स्ट्रोमल हो सकती हैं और पोस्टीरियर हो सकती हैं। एंटीरियर डिस्ट्रोफीज क्या है, डिस्ट्रोफी में क्या होगा जी, कोई डिस्ट्रोफी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव लॉस आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन का जा रहा है। एंटीरियर में एंटीरियर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये याद रखना है, क्वेश्चन वगैरह कोई नहीं है, MCQs बस देखना है यहाँ से। ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ट्रीटमेंट सबका लेमिलर केराटोप्लास्टी है, ठीक है। जो स्ट्रोमल है वो सारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है एक्सेप्ट मैक्यूलर डिस्ट्रोफी के, ठीक है। अब इसमें जो ग्रैनुलर डिस्ट्रोफी है ना, उसके अंदर हाइलाइन मटेरियल जो होता है ना उसका डिपॉजिट हो जाता है। जो लेटेस्ट डिस्ट्रोफी है इसके अंदर आपके पास अमाइलॉइड मटेरियल का डिपॉजिट हो जाता है। जो मैक्यूलर डिस्ट्रोफी है इसके अंदर आपको म्यूकोपॉलीसेक्राइड का जो है ना डिपोजिशन हो जाएगी। कौन सी है जी, ग्रैनुलर है, लेटिस है और मैक्यूलर है। ग्रैनुलर के अंदर आपके पास आ गया हाइलाइन मटीरियल, लेटिस के अंदर आपके पास आ गया एमाइलॉइड मटीरियल, मैक्यूलर के आपके पास आ गया म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। ट्रीटमेंट इनका सबका क्या है, वही है लेमिनर केराटोप्लास्टी, ठीक है। पोस्टीरियर डिस्ट्रोफीज हो सकती हैं, ये कॉन्जेंटल होंगी, ठीक है। और इसमें एंडोथीलियल सेल, पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर सेल में हमारे पास एंडोथीलियल है, एंडोथीलियल सेल लॉस हो गया है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड ऑइंटमेंट या सोल्यूशन दे देते हैं हम, हाइड्रेटेड सॉफ्ट लेंस दे सकते हैं या फिर एंडोथीलियल की रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। अब केराटोप्लास्टी हम अक्सर हर
ट्रीटमेंट के एंड में हमें केराटोप्लास्टी कहते हैं, यानी कॉर्नियल ग्राफ्ट या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन को हम केराटोप्लास्टी कहते हैं। इसकी सिर्फ टाइप्स देख लें, क्वेश्चन इसके अंदर से भी नहीं आया हुआ। टाइप्स क्या हो सकती है, एक फुल थिकनेस है कि आपने पूरी पेनिट्रेटिंग पूरी थिकनेस प्लेस की है, एक पार्शियल थिकनेस हो सकती है, ठीक है, जिसको लैमिलर केराटोप्लास्टी कहते हैं। अब लैमिलर केराटोप्लास्टी की दो टाइप, एक है कि आप सुपरफिशियल लैमिलर प्लेस करते हैं और एक आप डीप इंटीरियर लैमिलर केराटोप्लास्टी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने एंडोथीलियल सेल्स रिमूव किया तो एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी है, और अगर आपने लिम्बल स्टेम सेल्स को ग्राफ्ट किया तो लिम्बल स्टेम सेल केराटो ग्राफ्टिंग कहेंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसकी आगे एक्सप्लेनेशन की है उसकी मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमारा चैप्टर कंक्लूड हो गया। क्वेश्चन इसके अंदर वही है, बैक्टीरियल अल्सर्स में से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके जो वो हैं वो ये क्वेश्चन आपका जो बैक्टीरियल अल्सर्स में से आया हुआ है, वायरसेस में हर्पिस सिम्प्लेक्स में से, हर्पिस जोस्टर में से, क्रेटोकोनस का क्वेश्चन आया, फंगल का क्वेश्चन आया, ये मेन इसके क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। बाकी एमसीक्यू उसके बाद इससे अपडेट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।